हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट में हम पार्ट 3 शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप पार्ट 1 और 2 ज़रूर देख लें। तो हम उत्कर्ष 2.2 की बात कर रहे थे और उसमें डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन ने क्या क्या एजेंडा किया था, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक हुआ है। तो 2023-24 के साल में जो भी एजेंडा था डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन का, उसमें उन्होंने क्या क्या इम्प्लीमेंट कर दिया है उसके बारे में बात हो रही है। इंस्ट्रक्शंस ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट, जो कंसल्ट एक जितने भी वो थे क्रेडिट मैनेजमेंट संबंधित जो इंस्ट्रक्शंस थे उस पर एक पूरा डिटेल्ड कंसल्टेशन हुआ था और उसके बाद नेसेसरी अपडेट्स गो थ्रू किए गए थे। डिपॉजिट एक्सेप्टेंस, जो एम एन बी सीज और चिटफंड कंपनीज थी उनसे संबंधित डिपॉजिट एक्सेप्टेंस का रिव्यू किया गया था। क्या क्या पॉलिसी थी। रिजर्व बैंक ने जो डिपॉजिट है वो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को प्रोहिबिट किया था कि वो ना लें। चिटफंड कंपनीज को भी मना किया था डिपॉजिट एक्सेप्ट करने से शेयर होल्डर से, जिससे कि कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन किया जा सके। Please understand that this video is for educational purposes only. Please pause the video and go through the copyright disclaimer. ओमनीबस फ्रेमवर्क फॉर एसआरओज मतलब सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लास्ट वीडियो में थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। अलग से हम इसको आने वाले वीडियोस में एक सेपरेट वीडियो में एसआरओज को डिस्कस करेंगे। एक एसआरओज में क्या क्या सेक्टर्स में, किन किन सेक्टर्स में एसआरओज को कैसे प्रमोट करना है, एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ कंप्लायंस कैसे करना है, इसके संबंध में एक ओमनीबस फ्रेमवर्क तैयार किया गया। जो मास्टर डायरेक्शंस है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक संबंधित लिक्विडिटी मैनेजमेंट रिलेटेड, उसके संबंध में ड्राफ्ट किए गए मास्टर डायरेक्शन। ये जो मास्टर डायरेक्शंस हैं ये अभी अंडर एग्जामिनेशन है। प्रूडेंशियल नॉर्म्स मतलब कि एनपीए होने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां लेनी, उसके संबंध में हार्मोनाइजेशन संबंधित कुछ नॉर्म्स दिए गए। जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं उन रिलेटेड टू एसेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकग्निशन एंड प्रोविजनिंग, उन सबसे संबंधित स्टेक होल्डर्स को क्या क्या रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उसके विषय में नॉर्म्स बनाएंगी। रेगुलेटरी मेजर्स टूवर्ड्स कंज्यूमर क्रेडिट एंड बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसीज, तो एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, और साथ ही साथ बैंक्स में क्रेडिट का क्या रेगुलेटरी किया जाएगा उसके बारे में बताया। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो क्रेडिट है वो अच्छा खासा कंज्यूमर सेगमेंट में फैल चुका था, तो उसमें ये कहा गया है कि जो डिपेंडेंसी है वो एनबीएफसीज पे बहुत ज़्यादा बन चुकी है। मतलब बोरोइंग रिलेटेड जो कस्टमर है एनबीएफसीज पे काफ़ी डिपेंड हो गए हैं। तो जो ओवरऑल जो क्वालिटी है एसेट्स की, मतलब जो भी लोन्स दिए गए हैं उनकी जो एसेट्स हुए ना, लोन तो बैंक के लिए, तो उनकी जो क्वालिटी है वो, उनका जो पोर्टफोलियो वो काफ़ी ब्रॉड हो चुका है, तो उसमें रेगुलेटरी कंसर्न सब इंपॉर्टेंट है। पहले एनबीएफसीज ने उतने लोन नहीं बांट रखे थे, लेकिन कोविड-19 के बाद से एनबीएफसीज का पोर्टफोलियो बहुत बढ़ गया है, तो उस पर भी रेगुलेटरी कंप्लायंस चाहिए, रेगुलेशन रूल्स गाइडलाइंस उस पर भी फॉलो होने चाहिए, ये इन्होंने कहा है। जो रेगुलेटरी मेजर्स अनाउंस किए गए हैं 16 नवंबर 2023 को, उसके बारे में बताया गया है कि जो भी डेवलपमेंट या रेगुलेटरी मेजर्स संबंधित पोटेंशियल रिस्क हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। जो ये मेजर्स हैं उनके बहुत डिटेल में बताया गया है कि एनबीएफसी संबंधित है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस जो है वो जो क्रेडिट बांट रखा है उसमें क्या क्या कंज्यूमर्स को नुकसान हो सकते हैं, साथ ही साथ क्या एक्सपोजर है फाइनेंशियल सिस्टम का, उन सबको रेगुलेट करने के हिसाब से 16 नवंबर 2023 को मेजर्स अनाउंस किए गए। जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स हैं वो स्टैंडर्ड असेट्स में जो भी अप्लाई होंगी वो सारे यूसीबीज यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे अप्लाई होंगी, चाहे वो किसी भी टीयर के हो, चाहे टीयर 1 हो, चाहे टीयर 2 हो, चाहे टीयर 3 हो, जिससे कि एक यूनिफॉर्मिटी बन सके और जो प्रूडेंशियल स्टैंडर्ड्स हैं वो आरबीआई के द्वारा जो डिसाइड किए गए हैं उनमें एक रूपता आ सके, यानी सिमिलरिटी आ सके सबके बीच में। जो चेंजेस किए गए उसके बारे में बताया गया। 24 अप्रैल 2023 को एक सर्कुलर इशू किया गया था प्रोविजनिंग नॉर्म से संबंधित, जिसमें कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के स्टैंडर्ड असेट्स में क्या प्रोविजनिंग करनी है वो बताया गया था। टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनको ये अलाउ किया गया था कि वो जो ये स्टैंडर्ड असेट्स पे प्रोविजनिंग है यानी 0.4% की, वो 31 मार्च 2025 तक उसको प्राप्त कर लें। अभी उनकी कितनी थी? 0.25 थी। पहले 0.25% उनको प्रोविजनिंग करनी थी। प्रोविजनिंग आपको पता है कि अब सपोज अगर 1 लाख का लोन है तो उस पर 0.25 मतलब 25,000 रुपये की प्रोविजनिंग, सॉरी 25 नहीं, 2,500 रुपये की, 0.25 का है ना, तो 1 लाख रुपए हुआ तो 1% हुआ 1,250 रुपये, 0.25 सॉरी। तो मतलब पहले तो क्या था कि 1 लाख के लोन पे 250 रुपये की प्रोविजनिंग थी, अब उन्होंने कहा है कि 400 रुपये की प्रोविजन यानी 0.4% के लिए कहा है। तो ये 0.4% आप एकदम से 0.15 नहीं इंक्रीज कर सकते, यूसीबीज का कैपिटल उतना नहीं होता है। तो 31 मार्च 25 तक का टाइम दिया था, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है कि यूसीबीज यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टीयर 1 को कितना टाइम दिया गया है, 31 मार्च 25 तक का टाइम दिया गया है कि वो प्रोविजनिंग अपनी 0.25 से 0.4 कर लें, इसके बारे में। क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन नॉर्म्स बताए गए हैं कि जो क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर है वो कैसे एनबीएफसी से किया जाए। जो अभी क्या है, जो एग्जिस्टिंग जो एक्सपोजर है जो एनबीएफसी का, खासकर अपर लेयर में, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अच्छा खासा जो क्रेडिट रिस्क है वो बना हुआ है,
उसको कैसे ट्रांसफ़र किया जाए और किस तरह से एनबीएफसीज़ में नई गाइडलाइंस जो है उनमें यूनिफॉर्मिटी यानी एकरूपता लाई जाए, उस पर चर्चा की गई। क्या चेंज किया गया इसके संबंध में? एक सर्कुलर इशू किया गया है 15 जनवरी 2024 को, जिसमें एक्सटेंड की गई है प्रोविजनिंग किसके लिए, एनबीएफसीज़ के लिए, मिडिल लेयर और बेस लेयर के लिए। मिडिल लेयर और बेस लेयर के लिए जो एक्सपोजर क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर किया गया उसके लिए किया गया है। साथ ही साथ एनबीएफसीज जो बेस लेयर में है उनको कहा गया है कि बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी बना के रखें, मतलब उनके पास एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, जो कि सिंगल बोरोवर के लिए भी और पार्टीज या ग्रुप ऑफ बोरोवर्स के लिए, मतलब किसी कंपनी को उन्हें लोन दे रखा है या किसी ग्रुप ऑफ बोरोवर जैसे एसएचजीज वगैरह होते हैं उनको लोन दे रखा है, तो उनके लिए भी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी। ठीक है, जैसे उसमें 0.25 से 0.40 किया गया था यूसीबीज के लिए, वैसे एनबीएफसीज के लिए क्या कहा गया, बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज किसके लिए, बेस लेयर वाले एनबीएफसीज के लिए। अब इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड क्या चीज़ें कही गई हैं? जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड थे उनमें एवरग्रीनिंग का प्रोसेस किया जा रहा है। एवरग्रीनिंग क्या मतलब है कि सपोज किसी बैंक ने किसी कस्टमर को, मान लीजिए किसी ने केसीसी दे रखा है किसी को, ठीक है, अब उस कायदे से तरीका ये है कि 6 महीने बाद उसकी फसल होगी और वो अपने फसल बेचकर किसान आएंगे और उसको आके पैसा जमा करेंगे। होता क्या है, वो जमा नहीं कर रहे, उन्होंने सेम डे अपनी जमा निकासी दिखा दी और उसमें उसको बोलते हैं एवरग्रीन प्रैक्टिसेस, मतलब कि एक्चुअल में पैसा बैंक के पास नहीं आया बट बुक्स पे उसकी डिपॉजिट भी हो गया, दोबारा डिसबर्समेंट भी हो गया। इसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग प्रोसेस, जिसके लिए आरबीआई ने खासकर आईब्रोज रेज करी है कि ये नहीं होना चाहिए। उसको इन्होंने प्रोडेंशियल वायलेशन में कहा गया है। इसके लिए उन्होंने दिसंबर 19 2023 को क्या चेंजेस किए हैं? एक तो प्रोहिबिशन और इन्वेस्टमेंट किया है। रेगुलेटेड एंटिटीज़ यानी कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, उनको ये मना किया गया है कि वो एआईएफ स्कीम्स में एवरग्रीनिंग नहीं करेंगे और किसी भी डेटर कंपनीज जो भी इससे कंसर्न होंगी उनसे डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट जो है उसमें हेल्प लेंगे। लिक्विडेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए कहा गया है रेगुलेटेड एंटिटीज़ यानी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उन्हें जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट हैं एआईएफ्स के उनको 30 डेज़ के अंदर लिक्विडेट करना होगा। और अगर कोई एआईएफ स्कीम है जिसने डेटर कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो उसे उसको पूरा लिक्विडेट करना है, अदरवाइज ये जो प्रोविजन है वो उनका फॉलो नहीं हो पाएगा, ये बताया गया एआईएफ रिलेटेड। डिडक्शन फ्रॉम रेगुलेटरी कैपिटल, ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट जो जूनियर ट्रांचेस मतलब समझ लीजिए इंस्टॉलमेंट या किस्त, ठीक है, मतलब ट्रांच मतलब ये होता है कि किसी को बोला कि आपने एक पार्ट ऑफ डिसबर्समेंट कर दिया, ऐसे मान सकते हैं हम उसको, और उसमें डिसबर्समेंट के बाद रिटर्न के लिए 6 महीने, साल भर, 2 साल, जो भी प्री अग्रीड टर्म्स कंडीशंस होंगे उसके हिसाब से होता है। तो ये उनके कैपिटल, अगर ये पैसा वापस नहीं आता है विद इन 30 डेज जैसा कि अभी लास्ट में बताया गया है, तो ये उनके कैपिटल फंड में से, रेगुलेटेड एंटिटी कैपिटल फंड में से कम कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 27 मार्च 2024 संबंधित जो सर्कुलर था उसमें और क्लैरिफिकेशन दिया है। डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स के लिए बताया है कि डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स में इक्विटी शेयर्स एक्सक्लूड रहेंगे, जो लेकिन जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उसमें ऐड रहेंगे। प्रोपोर्शनल प्रोविजनिंग रहेगी, जो प्रोविजनिंग रहेगी वो प्रोपोर्शनलिटी रेगुलेटेड एंटिटीज़ पे, इन्वेस्टमेंट्स पे और एआईएफ स्कीम्स पे यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड पे अप्लाई होगी। कंप्लायंस नेसेसिटी के लिए क्या है, जो कंप्लायंस है वो पहले के जो सर्कुलर है वो नेसेसरी है उनको कंप्लाई करना, और अगर एंड इफ़ जो एआईएफ है वो डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट को अगर लैक करता है तो भी उसमें कंप्लायंस कंपलसरी है। कैपिटल पे इम्पैक्ट बताया गया है, जो डिडक्शन किया जाएगा अगर वो ट्रांच वापस नहीं आता है तो कैपिटल कम कर दिया जाएगा, बताया भी हमने पीछे इसको डिस्कस किया। तो टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल पे इफेक्ट आएगा उससे, और साथ ही साथ जो भी सब ऑर्डिनेट एक्सपोजर्स होंगे वो भी स्पॉन्सर यूनिट्स पर आएंगे। इसको क्या लिमिटेशंस क्या है, इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ थ्रू इंटरमीडिएट लाइक फंड ऑफ फंड्स और म्यूचुअल फंड्स आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस सर्कुलर। अगर किसी भी एआईएफ में इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ फंड्स या म्यूचुअल फंड के थ्रू है तो वो इस सर्कुलर के बाहर है, मतलब इस सर्कुलर में नहीं है। बाकी के लिए प्लीज़ वॉच पार्ट 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन।